नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस में जब हम पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे वो यूनरी ऑपरेशन है। एन ऑपरेशन which when performed on a single number yields another number of the same or different system is called a unary operation. unary operation इस तरह का होता है कि अगर हम 2 की पावर ले लें तो ये 4 आ जाती है, या 4 का अंडर रूट ले लें तो ये 2 आ जाता है। इसी तरह किसी और चीज की पावर हम ले लें कोई भी तो ये 27 आ जाती है। इस एक ही नंबर पे, सिंगल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और वो एक और नंबर प्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर में ज्यादा जिस ऑपरेशन से हमारी गर्ज रहेगी वो बाइनरी ऑपरेशन है। अ बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय स्टार on a non-empty set G is a function which associates with each ordered pair A B of element of G a unique element denoted as A star B of G। मतलब ये है कि ये एक फंक्शन है जो G क्रॉस G में हम करते हैं और ये एक और एलिमेंट प्रोड्यूस करता है जो G का ही मेंबर होना चाहिए। In other words, a binary operation on a set is a function from set G class G to the set G। ये यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये एक फंक्शन है जिस पर एक ऑपरेशन हम करते हैं तो वो एक और उसको मैपिंग के लिए एक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट हो, n का सेट हो और n का a और b जो हैं वो n के मेंबर हों तो a प्लस b भी n के मेंबर होंगे। इस तरह ये एक प्लस जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर। इसी तरह कॉमन जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसमें एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूल n। रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n सिंपली ये चीज है कि अगर आप किसी चीज को किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, से हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो क्या है, वो रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो के अंदर हम डील करते हैं। इसको एक एग्जांपल से पहले वाजे किया गया है कि 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स में बी रिटन एज, कोई भी 3 जो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं 3n, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2। इसमें अगर हम n 0 डालें, n 1 डालें तो ये आ जाएगा 3, 4 और 5। अब इनको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर्स हमारे पास बचेंगे वो 0, 1 और 2 बचेंगे। इसी तरह कोई और नंबर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो इन तीनों नंबरों में से कोई एक नंबर हमारे पास आएगा। तो ये इस 3 के रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो कहलाती हैं। अगर हम 5 का लें नंबर तो ये 5n होगा, 5n प्लस 1 होगा, 5n प्लस 2 होगा, 5n प्लस 3 होगा और 5n प्लस 4 होगा। तो इसमें अगर हम n इक्वल टू 1 डालें तो ये आ जाता है हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनको अगर हम सबको डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचते हैं रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ईच बाय 5
5 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। 6 को डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर 1 बचता है। 7 को डिवाइड करें तो 2 बचता है। 8 को डिवाइड करें तो 3 बचता है और 9 को डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर बचता है। इसलिए जो रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 होंगी वो 0 से लेकर 4 तक होंगी, ये वाली होगी। इसी तरह डिफरेंट नंबर्स की हम रेजिड्यू क्लासेस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस देखते हैं क्या होती हैं। लेट S be a non-empty set and star be a binary operation on it. Then star may possess one or more of the following properties. इनमें से एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज स्टार की हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी आप पढ़ के पीछे आए हुए हैं कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार हो, B स्टार A होगा, या अगर हम एडिशन के लिहाज से कर रहे हैं तो A प्लस B इक्वल टू B प्लस A हो सकता है। एसोसिएटिविटी, स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ A स्टार विद इन ब्रैकेट B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट क्लोज्ड और स्टार C हो, या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। एक आइडेंटिटी एलिमेंट नेक्स्ट है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा जिसको अगर किसी नंबर उस गिवन नंबर के साथ, गिवन एलिमेंट के साथ सॉरी, मल्टीप्लाई या ऐड या कुछ किया जाए, ऑपरेशन किया जाए तो वो वही एलिमेंट दोबारा वापस देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम A का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बनता है और इसको अगर हम A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर A ही आता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। For any element A member of E there exists, इसका मतलब है there exists an element A dash member of S such that A star A dash is equal to A dash star A equal to E। इसका मतलब ये है कि एक इनवर्स एलिमेंट है जिसको अगर उसी एलिमेंट पर ऑपरेट किया जाए तो रिजल्ट हमारे पास E आइडेंटिटी के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल A क्रॉस 1 और A हम कहते हैं तो ये 1 के बराबर आता है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, या 1 ओवर A क्रॉस A ये भी इसके बराबर हो सकता है। इसी तरह A प्लस माइनस A अगर हम करते हैं तो ये भी 0 के बराबर आता है, और इस तरह ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन माइनस A का इनवर्स है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 ओवर A का इनवर्स है। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 1, कंप्लीट द टेबल इंडिकेटिंग बाय अ टिक मार्क। इस तरह का टिक मार्क हमने करना है। मार्क दोज प्रॉपर्टीज विच आर सेटिस्फाइड बाय द स्पेसिफाइड सेट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर हमें सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। पहले नेचुरल नंबर्स का सेट है, होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रैशनल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर्स का सेट। इस तरफ हमें प्रॉपर्टी दी गई है कि हमने चेक करना है कि नेचुरल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इनवर्स है और कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं करता। आसानी के लिए यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दिया है जो 1 2 3 से चलता है। होल नंबर्स W का सेट है जिसमें 0 से लेकर ऑनवर्ड 1 2 3 होते हैं, और इंटीजर्स का सेट है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और इस तरह ये सारे नंबर्स इसमें चलते हैं।
रैशनल आपको पता है कि हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और रियल नंबर्स जो हैं वो तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर्स का यूनियन होता है। अब हम इस पर ऑपरेशन करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम हमारे पास दो नंबर्स हों a प्लस बी, अगर a प्लस अगर a और b हमारे पास दो नंबर हों किसी सेट n के, तो a प्लस बी भी इसका मेंबर होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में देखते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं इस नेचुरल नंबर्स के अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर्स में होगा। इसी तरह होल नंबर्स में अगर हम ऐड करें दो एलिमेंट्स को तो उसका जो रिजल्ट है वो भी होल नंबर्स में होगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो ये वाला है z से डिनोट करते हैं, इसमें भी होगा, रैशनल नंबर्स में भी होगा और रियल नंबर्स में भी होगा। अब है क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है ये है कि अगर a और b दो मेंबर्स हैं तो a मल्टीप्लाइड बाई b भी उस सेट का मेंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स में हम देखते हैं कि अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आता है जो इस सेट का फिर मेंबर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए है कि अगर हम 0 को से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, इसलिए ये इसमें भी होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स में भी क्लोज्ड होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी क्लोज्ड होगा और सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्लोज्ड होगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी क्लोज होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये वाला हमने देखा था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड होंगे। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और रियल नंबर्स। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज्ड होंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये है कि अगर हम किसी में से एडिशन के लिहाज से 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 a आना चाहिए, वही बेसिक एलिमेंट आना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हम देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्लोज नहीं है फॉर आइडेंटिटी। होल नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मौजूद है, ये 0 मौजूद है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स में भी है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी है और सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी है। नेक्स्ट है कि अगर आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन a क्रॉस 1 a मल्टीप्लाइड बाई 1 हो तो a आंसर आता है। तो हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1 मौजूद है, तो हम ये कहते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में भी है, इंटीजर्स में भी है, रैशनल नंबर्स में भी है और रियल्स में भी है। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स आप जानते हैं कि अगर हम एडिशन के लिहाज से करें तो प्लस के साथ माइनस ए होना चाहिए जो एक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर्स में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इनवर्स नहीं है। मसलन 1 के लिए इनवर्स -1 बनता है तो वो नहीं है। इसी तरह होल नंबर्स में भी इनवर्स नहीं होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स में इनवर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में भी इनवर्स है और रियल्स में भी इनवर्स है। नेक्स्ट हम इसमें ऑपरेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स जो है नेचुरल नंबर्स में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। नेचुरल नंबर्स हम देखते हैं कि 1 2 3 हैं, तो इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। होल नंबर्स में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटीजर्स में भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा।
रैशनल में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते जिसका आंसर हमें 1 मिले। अलबत्ता रियल्स में ये इन्वर्स करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो नेचुरल में भी एग्जिस्ट करता है, होल नंबर्स में भी एग्जिस्ट करता है, इंटीजर्स में भी एग्जिस्ट करता है, रैशनल्स में भी एग्जिस्ट करता है, रियल्स में भी करता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इन सब में ये एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 2.7, व्हाट आर द फील्ड एक्सियोम्स? फील्ड की डेफिनेशन अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, हम ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फील्ड उसके बाद एक आती है। दूसरी चीज हमने ये बतानी है, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम डेफिनेशन देते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट F is said to be field if। इसमें तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हम लिखते हैं। पहली है F is an abelian group with respect to addition। abelian ग्रुप जो है इसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। abelian को कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए या a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है f माइनस जीरो का सेट अगर हम इसमें से निकाल दें तो ये अगेन एक अबेलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन एफ में लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये फील्ड एक्सियोम्स हो गए। अब हम इसका सेकंड पार्ट का आंसर लिखते हैं, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हम लिखते हैं कि आंसर लिखते हैं कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स is different from the field of complex numbers because in the field of real numbers we can compare
two numbers. यानी कि रियल नंबर्स में हम ये बता सकते हैं कि दो नंबर हो तो कौन सा बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, बट in the field of complex numbers, we cannot compare two numbers. इस तरह फील्ड ऑफ रियल नंबर्स और फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये डिफरेंस आता है। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 3, इसमें हमें ये कहा गया है शो दैट एडजॉइनिंग टेबल, ये वाला जो टेबल नीचे दिया गया है, इज दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 जो है वो 0 से लेकर 4 तक बनते हैं, ये वाले हो गए। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के साथ हमने इसको करना है। हम ये पहले देखते हैं कि 0 और 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये सारी रो जो है ये 0 आ जाती है। 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 4 तक आ जाता है। यहाँ पर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई इशू नहीं है, 0 आता है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई इशू नहीं है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। लेकिन यहाँ पर इशू आ रहा है कि ये 1 आ गया है, तो ये कैसे आया? 2 को 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अब हम इसको लिखेंगे द अबव टेबल shows the multiplication of the elements of the set of residue classes of modulo 5 because इसमें सिर्फ वो वाले हम शो कर देंगे कि जहां पर हमें इशू नजर आ रहा है कि रिजल्ट जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं है बल्कि रिजल्ट कुछ और है। जैसे हमने ये देखा कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्यों ये आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे आया है? अगर 6 को हम 5 से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो आया है, यहाँ पर हम लिख देंगे रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 6 बाई 5। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है 2 और 4 का है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। लेकिन अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3। ये भी रिमाइंडर है आफ्टर डिवाइडिंग 8 बाई 5। इसी तरह 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाता है, ये ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाता है, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। ये हम यहाँ पर कर चुके हैं कि 2 को 3 से या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। नेक्स्ट है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, रिमाइंडर इसका 4 आता है।
5 से डिवाइड करने के बाद, इसलिए हम ये लिखेंगे कि रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 9/5। नेक्स्ट है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। सॉरी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, ये वाला। तो ये 2 है। इसका भी रिमाइंडर अगर हम देखें तो ये रिमाइंडर है आफ्टर डिवाइडिंग 12/5। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कोई इशू नहीं है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर है, इसका कोई भी इशू नहीं है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर हमने देखा कि 3 आता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ये भी हम यहाँ पर देख चुके हैं, ये वाला हम देख चुके हैं यहाँ पर। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 1 आया है, ये कैसे आया है? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1। ये भी अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 4 इंटू 4 16/5। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये जो एडजॉइनिंग टेबल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था is that of multiplication of the elements of set of residue of classes of modulo 5। यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 4, इसमें हमें ये कहा गया है कि प्रिपेयर ए टेबल ऑफ एडिशन। अब इसमें जो हमें बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है वो एडिशन है ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लॉसेस मॉड्यूलो 4। मॉड्यूलो 4 की हमें करनी है, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 बनती क्या है। एक सेट बनता है जिसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये हमने देखा था पीछे कि ये कंसेक्टिव नंबर्स से हम हासिल करते हैं। अब इसको हम जो टेबल है वो बनाते हैं। रिक्वायर्ड टेबल इज एज अंडर। अब ऑपरेशन है एडिशन का। 0 को 0 से ऐड करें तो 0 आता है, 0 को 1 में ऐड करें तो 1 आता है, 0 को 2 में ऐड करें तो 2 और 0 को 3 में ऐड करें तो 3। अब 1 है, इसको इस कॉलम के साथ हम ऐड करते हैं। 1 0 में ऐड किया तो 1 आ गया, 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आ गया, 1 को 2 में ऐड किया तो 3 आ गया, 1 को अब 3 में ऐड किया तो अब ये क्योंकि 4 आ गया है और 4 जो है इस रेजिड्यू क्लासेस का हिस्सा नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि 1 + 3 = 4 = 0। ये है रिमाइंडर ऑफ 4। रिमाइंडर तो इस तरह लिख लेते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग बाई 4। तो इसलिए यहां पर 0 आ जाएगा। 2 को 0 में ऐड करें तो 2, 2 को 1 में ऐड करें तो 3। अब 2 को 2 में ऐड करें तो अगेन ये 4 आता है और जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब 2 को 3 में ऐड करें तो ये 5 आता है,
इसका रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 को 0 में ऐड करें तो 3 आ जाता है, 3 को 1 में ऐड करें, ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पर 0 आएगा। 3 को 2 में ऐड करें तो 1 रिमाइंडर आता है 5 का साथ। 3 को 3 में ऐड करें तो ये 6 आता है और रिमाइंडर 2 आता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड टेबल है रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 का। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 5, which of the following binary operations shown in table A and B is commutative? commutative आपको पहले आप पढ़ चुके हैं कि commutative ये होता है A plus B is equal to B plus A होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम टेबल ए को देखते हैं कि इसमें जो ऑपरेशन है इस तरह है, ए स्टार ए तो ए के बराबर ही है, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बी स्टेरिक ए जो है, बी स्टेरिक ए जो है ये बी के बराबर है, लेकिन इसी को जब हम दूसरी जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे बी और ए स्टेरिक बी जो है ये वाला, ये ए और ये बी, इनका जो रिजल्ट है ये सी के बराबर है। ए स्टेरिक बी जो है ये सी के बराबर है, तो हम इसे करेक्ट कर दो। implies B steric A is not equal to A steric B। तो हम ये कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव अब हम सेकंड पार्ट बी को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ए स्टार बी जो है ये ए और ये बी को हम देखते हैं, इस पे ये ऑपरेशन करें तो जो रिजल्ट है वो सी आता है, एंड बी को ए के साथ करें ऑपरेट तो सी आता है। implies A star B is equal to B star A। इसी तरह हम बाकी भी चेक करते हैं कि A स्टार C क्या आता है। A स्टार C आता है ये वाला B, एंड B स्टार सॉरी C स्टार A जो है C को A के साथ हम करें तो ये आता है अगेन B आता है। implies A steric C is equal to C star A। अब हम मजीद एक आध और चेक कर लेते हैं जिसमें हम B और C का चेक कर लेते हैं। B स्टार C, B स्टार C, B स्टार C जो है ये B के बराबर है, एंड C स्टार B, C का B के साथ जो है स्टार ये भी B के बराबर है। implies B स्टार C is equal to C स्टार B। इसी तरह कोई एक और हम चेक कर लेते हैं कि A और D का क्या आ रहा है। A स्टार
डी इज इक्वल टू ए स्टार डी इज इक्वल टू डी आ रहा है, एंड डी स्टार ए जो है ये डी है, और ए के साथ इसको ऑपरेट करें तो ये भी डी आता है, implies ए स्टार डी इज इक्वल टू डी स्टार ए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऑपरेशन गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, स्टैटिक इज कम्यूटेटिव इन बी, टेबल बी। Exercise 2.7 का question 6. Supply the missing elements of third row of the given table so that the operation static may be associative. हमें ये जो given थर्ड रो है इसमें जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। हमें ये बता दिया गया है कि जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव हो, मतलब है कि ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, सी जो है ये ए स्टैटिक, बी स्टैटिक सी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और सपोज करते हैं कि पी क्यू आर एंड एस आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर P है, इसको मैं आर्जी तौर पर यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, R है और S है। अब हमारे पास अगर ये P है यहाँ पर, तो जो P है ये इक्वल टू होगा C स्टेरिक, एक ये C और ये A इसके बराबर होगा। Q जो है वो C स्टेरिक B के बराबर होगा, R जो है R ये वाला R यहाँ पर ये C स्टेरिक C के बराबर होगा, और S जो है ये वाला S ये C स्टेरिक D के बराबर होगा। अब इसी रिलेशनशिप से हम ये देखते हैं कि जो C है वो ये वाला जो C है ये D स्टेरिक B के बराबर है। ये वाला जो C है ये वाला ये D स्टेरिक B के बराबर है। तो इस C को हम D स्टेरिक B के साथ रिप्लेस कर देते हैं। यहां पर भी C है, इसको इस D स्टार B के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर यहाँ पर C आना था, गलती से D लिख दिया, यहाँ पर D होगा। अब इस पे अगर हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करें
सॉरी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो ये बन जाएगा डी बी स्टार ए स्टार बी स्टार सी सॉरी बी स्टार बी और डी स्टार बी स्टार सी और डी स्टार बी स्टार डी। अब हम टेबल से देखें तो बी स्टार ए जो है ये बी के बराबर है, ये वाला बी स्टार ए जो है बी स्टार ए जो है ये बी के बराबर है, तो ये आ जाएगा डी स्टार बी। नेक्स्ट बी स्टार बी अगर हम देखें बी और बी तो ये ए आता है, तो ये आ जाएगा ए स्टार ए और यहाँ पर डी था, गलती से यहाँ पर ये डी आ रहा था, तो यहाँ पर डी आएगा डी स्टार ए इज इक्वल टू यहाँ पर बी स्टार बी और सी। बी स्टार सी जो है इस टेबल से देखें ये बी है ये सी है, बी स्टार सी तो ये सी के बराबर है। इसी तरह बी स्टार डी जो है वो अगेन बी स्टार डी ये डी के बराबर है। इसी टेबल से दोबारा हम हेल्प लेते हैं तो डी स्टार बी जो है वो सी के बराबर है, डी स्टार डी और ए के स्टार ये डी के बराबर है, डी स्टार सी डी और सी का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये सी के बराबर है और डी स्टार डी जो है ये डी के बराबर है। इसलिए अब हम इस टेबल में इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हुए पहले इनको मैं रेज कर लेता हूं जो लिखी थी। तो हम कहते हैं कि जो p की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी c, यहाँ पे q की वैल्यू आ जाएगी d और यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी c अगेन और फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी d। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन 7 What operation is represented by the adjoining table? पहला पार्ट इसका ये है कि हमें ये बताना है कि इस adjoining table में कौन सा ऑपरेशन है। ये एक काम हमने करना है। नंबर 2 नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रेलेवेंट सेट। नंबर 2 हमने ये बताना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है। नंबर 3 हमने ये बताना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है, ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। और नंबर 4 हमने ये बताना है कि इनके इन्वर्सेस हमने फाइंड करने हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम टेबल से देखते हैं कि 0 को अगर 0 में ऐड करें तो 0 आंसर आता है और 0 को 1 में ऐड करें तो 1 आंसर आता है, 0 को 2 में ऐड करें तो 0 2 आंसर आता है। इसलिए हम ये कहेंगे पहले पार्ट में कि इसमें जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है। ऑपरेशन इज एडिशन मॉड्यूलो 4। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि इसमें क्योंकि एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें मौजूद है, ये वाला 0
हम ये कहते हैं कि 0 is the identity element। ये एग्जिस्ट करता है, दूसरा पार्ट है। अब ये एसोसिएटिव एडिशन ऑपरेशन जो है, एडिशन है, तो एडिशन के लिहाज से जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा, तो इसको हम कहेंगे यस द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अब चौथा पार्ट है जिसमें हमें इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स ये होता है कि अगर 1 को ऐड किया जाए -1 के साथ तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलना चाहिए। तो यहां पर जो हम ऑपरेशन देखते हैं कि 0 जो है उसको अगर ऑपरेट किया जाए, जो बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया गया है 0 के साथ ऑपरेट किया गया है तो 0 है, तो इसलिए ये वाला जो 0 है ये इस 0 का इनवर्स होगा। तो पहला हम लिखेंगे इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 और 1 का जो है 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 के साथ किस एलिमेंट को ऑपरेट किया गया तो 0 का आंसर आएगा। ये हमने इस टेबल से देखना है। 1 का 3 के साथ ऑपरेट किया गया तो आंसर 0 आया। तो हम ये कहेंगे कि इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमने देखना है इनवर्स ऑफ 2। तो हमने ये देखना है कि इस टेबल में 2 के साथ किस एलिमेंट को ऑपरेट किया गया, किस मेंबर को ऑपरेट किया गया तो आंसर 0 आया। हम यहां पर देखते हैं कि ये 2 है और इसका यहां पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 इसका इनवर्स हुआ। तो इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। इनवर्स ऑफ 3, इसी तरह 3 का हमने देखना है कि ये क्या है। 3 के साथ किस चीज को ऑपरेट किया जाए, किस एलिमेंट को, तो रिजल्ट 0 आता है। ये 3 है और यहां पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 के साथ इसको ऑपरेट किया गया तो 0 आया। तो इसको हम कहेंगे कि ये इनवर्स ऑफ 3 जो है ये 1 है और यही हमारे आंसर है।